मम्मी इन बच्चों का ख्याल रखो मेरे एक पल को मत सोचना कि कोई नहीं है। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। आज बस खामोश हो जाने का जी चाहता है। मन बहुत भारी है। अपने 20 साल के करियर में शायद इतनी तकलीफ या इतनी बातें या कुछ कहने का जी अब तक नहीं चाहा होगा जितना आज हो रहा। दरअसल कुछ वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को भी जो हमारे हुक्मरान बने बैठे हैं और जो उनके पहरेदार भी बने बैठे हैं। ये वीडियो देखिए आप। वीडियो उत्तर प्रदेश के बीएलओ सर्वेश सिंह का। सर्वेश सिंह जो इस स्कूल में प्रिंसिपल हैं, सरकारी स्कूल में, और उन्हें एसआईआर के प्रोसेस के लिए बनाया गया। क्या कहते हैं आप भी सुनिए। दीदी माफ करना, मैं तुम्हारे विश्वास पे खड़ा नहीं उतर पाया। मम्मी इन बच्चों का ख्याल रखो मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा हूँ, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। मैं तो एक कदम उठाना चाह रहा हूँ, इसका स्वयं मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मेरे परिवार को कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत दुखी हूँ। इस दिन से चैन से नहीं सो पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं। मां, मैं जीना चाहता हूं। ये तकलीफ सिर्फ सर्वेश सिंह की नहीं थी बल्कि उन दर्जनों बीएलओ की भी है जिन्होंने बीते लगभग 1 महीने में या तो अपनी जान दे दी है या फिर उस यंत्रणा से गुजर रहे हैं जो वह रोज पिछले 1 महीने में महसूस कर रहे हैं। सर्वेश सिंह ने एक चिट्ठी भी छोड़ी। किसके नाम छोड़ी यह जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी यह है जो उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा क्या था। एक और वीडियो मैं आपको दिखलाता हूं। यह वीडियो है लेखपाल आशीष कुमार के घर का। यह भी उत्तर प्रदेश का ही है। पिछले दिनों उन्होंने भी जान दे दी थी इसी एसआईआर के कारण। और जब एसडीएम दिशा श्रीवास्तव उनके घर पहुंचती हैं और परिजनों को रोता बिलखता देखती हैं तो उनके भी आंसू निकल आए। क्या कहा उन्होंने यह भी आप सुन लीजिए। शायद आवाज आपको क्लियर नहीं सुनाई देगी क्योंकि माहौल बहुत ही भारी है। फिर भी कोशिश करेंगे तो कुछ तो जरूर समझ पाएंगे जो वह कहना क्या चाहती है। आप वीडियो देखिए पहले। मैडम को बोलिए कि ये डिमांड है, आप क्या कर रहे हैं? क्या डिमांड है बताइए। मैं बैठी हूँ यहाँ पर आपके लिए करने को नहीं सकती। मैं बैठी हूँ, वो मेरा आदमी है। ठीक है मैम। उसको हम मतलब आप ये बताओ एक क्रॉनिक डिजीज थी बहुत टाइम से, बहुत पहले से क्रॉनिक डिजीज थी। उसको ये राजनीतिक चलिए आने दीजिए एटीएम से 5 हाँ
आपको कहीं से भी क्यों 1 मिनट के लिए मत सोचिएगा आपके लिए कोई नहीं है। मैं हूँ आपके लिए, मेरी पूरी तहसील है आपके लिए, हम सब खड़े हैं यहाँ पे आपके लिए। एक भी पल को मत सोचना, एक भी पल को मत सोचना कि कोई नहीं है। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं हमेशा। एक भी पल को ऐसा मत सोचना, ठीक है? एक भी पल को नहीं सोचना। बहुत ठंडा से बहुत ठंडा लगा हमको, 11 बजे रात को आए थे। बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा आपको। हमको क्यों छोड़ के चले गए? आप कौन है मेरे लिए? एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। यह वीडियो सर्वेश सिंह की पत्नी का है। वही सर्वेश सिंह जिन्होंने 30 नवंबर को पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। एक अंतिम वीडियो यह छोड़ते हुए, जो मां मैं जीना चाहता हूं। यह खबर दब गई। दब इसलिए गई जो 30 नवंबर को ही भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज रांची के जेसी स्टेडियम से शुरू हुई थी और उस दिन किंग कोहली ने शानदार सेंचुरी बनाई। पूरे देश ने इसका जश्न मनाया और शायद यह चर्चा भी शुरू हो गई जो क्या कोहली को टेस्ट क्रिकेट में वापसी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बीते कुछ टेस्ट सीरीज में इंडिया बुरी तरह हार चुकी है, जिसमें कुछ घरेलू सीरीज भी थी। सर्वेश सिंह की मौत या एसआईआर के दबाव में आकर जो लोग अपनी जान दे रहे हैं, उनकी मौत खबर में दब जाती है, क्योंकि देश की प्राथमिकता, हमारी मीडिया की प्राथमिकता कुछ और खबरें हो जाती है। लेकिन सर्वेश सिंह की पत्नी ने क्या कहा और कितने गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, इसको भी आप सुनिए। ये जो सुसाइड किया है, क्या मामला है? मेरा नाम बबली है और सुसाइड कराए SIR वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम BLO बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, BLO थोड़ी है वो। या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए। आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा, क्या कारण है जो इन्होंने सुसाइड किया है? दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। किन लोगों का दबाव था? उसका इतना प्रेशर है, रात के 1-1, 2-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ उनके साथ, खुद काम कर रहे हैं। तो कह रहे बताओ मैं क्या करूँ मैं, है? मौके पर कौन कौन अधिकारी आए हैं? मौके पर इस वीडियो को देखा आपने। एक और वीडियो आपको दिखलाते हैं। वीडियो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी जिनके नेतृत्व में, जिनके कहने पे देश के 12 राज्यों में और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी SIR की प्रक्रिया चल रही है, उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल, जो अब X हैंडल हो चुका है, उस पे 30 नवंबर को ही यह वीडियो जारी होता है। वीडियो है केरल का, जहां पे SIR के प्रोसेस में लगे कुछ लोग, आप कह सकते हैं, जो खुशियां मनाते देखे जा रहे हैं या फिर एक ऐसे कैंप का हिस्सा बनते हुए देखे जा रहे हैं जिसमें वह कह सकते हैं जो SIR के जो प्रेशर है SIR का, वह उसको रिमूव करने के दौरान या फिर उसकी रिलीफ को कैसे वो एंजॉय कर रहे हैं, वह इस वीडियो में दिखता है।
और वीडियो के टैगलाइन में भी यही लिखा हुआ है, जो स्ट्रेस रिलीफ ऑन द कैंप। यानी जिन खबरों को अब तक एक महीने में देश के कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर चिंता जता दी, वो खबरें ईसीआई के वेबसाइट पे नहीं है। वो खबरें ईसीआई के प्रेस रिलीज जो वो आए दिन जारी करते हैं उसमें नहीं है, और ना उनके सोशल मीडिया हैंडल पे है। बावजूद इसके इस मामले में अगले कुछ घंटों में सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में। संवेदना का स्तर यही है हमारे देशों में। संवेदना ही तो थी ना जब देश के प्रधानमंत्री अलग अलग मौकों पर कई राज्यों में रोड शो करते हैं, तो इस दौरान उस रोड शो से गुजरते हुए एम्बुलेंस की गाड़ियां को रास्ता देते हुए प्रधानमंत्री नजर आ जाते हैं और यह वीडियो वायरल भी हो जाता है। लेकिन यही संवेदना खत्म होती नजर आई जब कुछ घंटे पहले उन्हीं के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वायरल होता है, जिसमें वह मंच पे भाषण दे रहे होते हैं और उनके ठीक सामने एक गार्ड या उनकी सुरक्षा में लगा जवान गिर जाता है, और लेकिन उनका भाषण चलता रहता है। संवेदना थी तो आपने बीएलओ का मानदेय भी बढ़ा दिया, पता नहीं कितने दिनों के बाद, लेकिन वो खबरें भी जारी होती हैं 30 नवंबर को ही। आज से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा। उम्मीद है जो इस सत्र के दौरान, चाहे वो लोकसभा में कार्रवाई हो, राज्यसभा में कार्रवाई हो, वहां पर विपक्षी दल इस मुद्दे को, विपक्षी नेता जो हैं इस मुद्दे को भरपूर उठाएंगे और सरकार से चुनाव आयोग को इस मामले में कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी करेंगे, जवाब भी मांगेंगे। हो सकता है जो संसद में हंगामा भी देखने को मिलेगा। लेकिन उन बीएलओ का क्या जिन्होंने बीते 1 महीनों में अपनी जान दे दी, सिर्फ इसलिए जो जिस कार्रवाई को कभी करने में 2 से 3 साल का वक्त लगा था, वह आज कुछ दिनों में, कुछ महीनों में पूरा करवाने की जल्दबाजी है। इसका फायदा किसको होगा और इसका नुकसान किसे हो रहा है, या तो आप तय कर लीजिएगा। लेकिन संसद में इस पर चर्चा होगी या नहीं होगी, यह सरकार तय करेगी, और शायद संसद के बैठे वो तमाम लोग भी जो यह तय करते हैं जो किन मुद्दों पे चर्चा संसद के अंदर होनी चाहिए और उस चर्चा का स्तर कैसा रहना चाहिए। संख्या ही है। संख्या की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जो जानकारी आई है उसमें तो 30 से 32 बीएलओ ने अपनी जान दे दी। लेकिन कुछ साल पहले यदि 1-2 ऐसी घटनाओं का मैं जिक्र करूं संख्या के आधार पर, ताकि उसकी गंभीरता या फिर उस घटना के को लेकर देश में कैसा माहौल था वो आप समझ सकते हैं। 14 फरवरी 2019 पुलवामा की घटना होती है। सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो जाते हैं एक आतंकी घटना में, सिर्फ 44, और पूरा देश इस घटना को लेकर रो पड़ता है। प्रधानमंत्री तक भी पहुंच जाते हैं संवेदना जताते हुए और श्रद्धांजलि देते हुए। एक और घटना हुई थी 15 जून
2020 को जब गलवान घाटी में हमारे देश के 20 सैनिक चीनी सैनिकों की साजिश का शिकार होते हुए शहीद हो जाते हैं, केवल 20। लेकिन आज जब 32 बीएलओ की जान जा चुकी है इस एसआईआर प्रोसेस में, तो उसकी चर्चा सिवाय विपक्षी दलों के अलावा किसी और के खाते में नहीं है। अब और कुछ कहने का मन भी नहीं रह गया और विषय भी नहीं रह गया। यह वीडियो करने की इच्छा नहीं थी। शायद मैं किसी और सहयोगी से यह करवा भी सकता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो चीजें अपने शब्दों में मैं आपसे साझा करना चाहता था और जिन भावनाओं के साथ, वो मुझे लगा जो मुझे सामने आना चाहिए आपके साथ। कुछ दिन चर्चाएं होंगी इन तमाम बीएलओ की मौतों पर, उनके परिवारों पर, या फिर उनके साथ हमारे समाज को कैसा व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर भी चर्चाएं होंगी। लेकिन ये घटनाएं तो हमारे लोकतंत्र पे एक बड़ा सवाल छोड़ के चली जाएंगी। सवाल इसलिए भी जो जिस ईसीआई ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी बीते कुछ महीनों में जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी और वहां पर उन्होंने यह आंकड़ा साझा करते हुए दावा किया था, जो पिछले 1 से 1.5 सालों में 22 लाख बिहार के लोगों की मौत हो चुकी है और उनकी संख्या या उनका नाम जो बिहार की मतदाता सूची है उससे हम हटा रहे हैं, तो यह जानकर हैरानी हुई थी जो जिस प्रोसेस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या चुनाव आयोग हर साल करवाती है, और बिहार में 2025 से पहले 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे और उस समय भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था, बीएलओ ने काम किया था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो सिर्फ 1 से 1.5 साल में 22 लाख लोगों के नाम हटाने की नौबत आ पड़ी थी, जिनके बारे में कहा गया जो वो उनका निधन हो चुका या वो मृत हो चुके। तो क्या गड़बड़ियां इलेक्शन कमीशन के अपने प्रोसेस में नहीं थी या फिर उन बीएलओ के प्रोसेस में नहीं थी, जिन्होंने 1.5 साल पहले किन परिस्थितियों में इन 22 लाख लोगों का नाम छोड़ दिया था? या फिर यह दावा किया जा सकता है जो पिछले 1.5 सालों में बिहार में 22 लाख लोगों की मौत हो गई, और क्या कभी बिहार सरकार ने इस पर कोई चिंता जताई या इसे लेकर के कोई आधिकारिक जानकारी भी दी थी? ये ऐसे कई सवाल हैं जो आने वाले दिनों में आप अपने आप से भी पूछिएगा और पता नहीं किससे आप पूछ सकते हैं, लेकिन सोचिएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं हूं शैलेंद्र और आप देख रहे थे एयर नाउ।